Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. I welcome you. This is video lecture 2 on grammar at page 222 for the students of BA third year semester 5. So, dear students, open your book Kanthapura for grammar exercises at page 222. Let's begin now. In the previous video, I have discussed with you that a simple sentence has only one finite verb and it is conventionally structured as a noun phrase and a verb phrase, right? That is, a sentence is equal to NP means noun phrase plus VP means verb phrase. This is the conventional structure of a simple sentence. This is very important to note here that a clause has also the same structure of NP plus VP. But we can make a difference between a sentence and a clause. There is a difference between a sentence and a clause, although they have the same basic structure. A sentence that has NP plus VP is independent in meaning, but a clause has no independent meaning of its own. तो ये वीडियो लेक्चर 2 है और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस होता है उसका जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर होता है नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज का होता है. अ सेंटेंस इज इक्वल टू एनपी प्लस वीपी. एनपी का मतलब क्या होता है? नाउन फ्रेज, और वीपी स्टैंड्स फॉर वर्ब फ्रेज. और यहाँ ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्लोज का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, एनपी प्लस वीपी. क्लोज में भी यही स्ट्रक्चर पाया जाता है, परंतु क्लोज फिर भी सेंटेंस नहीं होती. बट वी कैन मेक ए डिफरेंस बिटवीन ए सेंटेंस एंड ए क्लोज. क्लोज और सेंटेंस में अंतर होता है. अ सेंटेंस दैट हैज एनपी प्लस वीपी इज इंडिपेंडेंट इन मीनिंग. सेंटेंस में एनपी प्लस वीपी तो होते ही है, परंतु वो साथ साथ वाक्य जो होता है सेंटेंस अर्थ के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उसका अर्थ कंप्लीट होता है. परंतु क्लोज में स्ट्रक्चर सेम होता है, एनपी प्लस वीपी होते हैं, परंतु मीनिंग उसका कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज क्लोज तभी कहलाती है जब वो किसी और सेंटेंस का भाग होती है. अदरवाइज वो सिंपल सेंटेंस ही होता है इंडिपेंडेंटली. अगर वो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ सिंपल सेंटेंस तो वो सिंपल सेंटेंस है. अगर उसे किसी लंबे सेंटेंस से जोड़ दिया जाता है किसी कंजंक्शन के साथ तो वो क्लोज बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट. इन दी अबव सेंटेंस देयर आर 2 पार्ट्स. इस सेंटेंस में 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, आई नो समथिंग और यू आर ऑनेस्ट. तो हम ये नहीं कह सकते आई नो और फिर है दैट यू आर ऑनेस्ट. ये क्लोज वाइज तो है, आई नो दिस इज प्रिंसिपल क्लोज, दैट यू आर ऑनेस्ट ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. परंतु हम यहाँ 2 सेंटेंस देख रहे हैं कि क्या है, आई नो समथिंग, यू आर ऑनेस्ट. दीज आर 2 sentences with independent meaning. ये 2 सेंटेंस है जिनका अर्थ बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है. If the speaker wants to use both the ideas together in one sentence, he or she may use a conjunction to do so, as is done in the following. यदि बोलने वाला जो स्पीकर है दोनों आइडियाज़ को, आई नो समथिंग और यू आर ऑनेस्ट को इकट्ठा एक ही सेंटेंस में बनाना चाहे, यूज़ करना चाहे, तो उसे कंजंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी. जैसे आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, तो इसमें दैट कंजंक्शन लगा के ये सेंटेंस बना, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट. के आगे चलते हैं. आई नो समथिंग, यू आर ऑनेस्ट. ये 2 सिंपल सेंटेंस इसमें थे जिनको जोड़ के ये बना आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट. द अबव आर 2 simple sentences that have NP plus VP structure. दोनों में NP plus VP structure है. कैसे? I इसका NP है, नाउन फ्रेज है जिसमें I सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, और know something ये वर्ब फ्रेज में आ जाता है, VP. हालांकि नो इसमें वर्ब है और समथिंग ऑब्जेक्ट है, तो सारा कुछ इसमें वीपी में ही गिनते हैं. नाउन फ्रेज प्लस वीपी इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनता है जो, परंतु ये नो यहाँ क्या था, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए हम इसको नाउन प्लस एनपी प्लस वीपी मान सकते हैं. आई इसका सब्जेक्ट है और नो समथिंग ये प्रेडिकेट है. तो ये स्ट्रक्चर सेम ही है क्योंकि वीपी प्रेडिकेट में ही आती है, वर्ब फ्रेज प्रेडिकेट में ही शामिल होती है.
After this, in the next paragraph, we come to know about the subject. 222 पेज पे आगे ये जानने के पश्चात हम अगले पैराग्राफ में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को डिटेल में बताया गया है। तो थोड़ा सा चेंज करते हुए, आपको और अधिक आसान करते हुए हमने ये नीचे ये डिटेल बनाई है, ये मैं समझाता हूँ आपको। A subject can be a noun, a pronoun, a noun phrase, a clause. सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नो फुल मीनिंग ऑफ इट्स ओन, दैट इज नॉट ए सेंटेंस, इट्स ए जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह होता है, वाक्यांश होता है, वो अधूरा मीनिंग होता है उसका, तो नाउन फ्रेज। नाउन उसमें डोमिनेट करता है, इसलिए नाउन फ्रेज। और क्लोज भी सब्जेक्ट का काम करती है। एग्जाम्पल देखते जाइए। आशिमा इज़ माई क्लास फेलो, तो आशिमा के बारे में ये सेंटेंस है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में नेक्स्ट लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। आशिमा यहाँ पे नाउन है और सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, तो कैटल क्या है? नाउन, कलेक्टिव नाउन है कैटल। ही इज अ डॉक्टर सन, ही प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही शब्द का होता है, ज़्यादा अधिक शब्द हो सकते हैं एक से उसके। और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में स्टूडेंट्स डोमिनेट कर रहा है, ये मेन सब्जेक्ट हुआ, असली रियल सब्जेक्ट ये है। बाकी सारे मॉडिफायर होते हैं। ए आर्टिकल है, नंबर ये नाउन, ऑफ ये प्रपोजिशन है, तो ये पूरी नाउन फ्रेज बनती है। दैट ही इज ए चीट इज नोन टू ऑल, इसमें दैट ही इज ए चीट ये नाउन क्लोज सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पूरा सब्जेक्ट है ये। दैट ही इज ए चीट पूरी क्लोज सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा एक नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकती है, और क्लोज भी सब्जेक्ट हो सकती है। आगे बढ़ते, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट होता है एक वर्ड का भी हो सकता है। तो बेसिकली आमतौर पे एक शब्द का ही सब्जेक्ट होता है, तो इसको एनलार्ज किया जा सकता है। जैसे जैसा मीनिंग आप बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे हाउस है, हाउस, तो इसमें माई लगा दो, माई हाउस, मेरा घर, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ब्यूटीफुल, इसमें एडजेक्टिव डाल दो, माई ब्यूटीफुल हाउस, ये तीन शब्दों का सब्जेक्ट बन गया। बॉय, द बॉय, आर्टिकल लगा के, खास लड़का कोई। द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ क्लास 10, ये आपने और इसको एम्पलीफाई कर दिया, तो सब्जेक्ट को मीनिंग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, द ओनली गवर्नमेंट स्कूल, इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। अ सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन, अ नाउन फ्रेज, ये मैंने ऊपर बता दिया है। और इसके अतिरिक्त और क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? ये वर्बल नाउन होता है, जिरंड भी वर्बल नाउन होता है, तो ये भी सब्जेक्ट का ही काम करते हैं। सिंस एन इन्फिनेटिव एंड ए जेरंड आर आल्सो कंसिडर्ड एज इक्वल टू नाउन्स, दे आल्सो बिकम द सब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस। इसमें देखिए, ए काउ गिव्स अस मिल्क, इसमें अ काउ सब्जेक्ट है, काउ रियल है, ए इसमें डिटर्मिनर लगा हुआ है। मोहन ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन सब्जेक्ट है, नाउन है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड ये नाउन है, सब्जेक्ट है। दे प्रोनाउन सब्जेक्ट है, शी आल्सो प्रोनाउन सब्जेक्ट। वी आर फ्रेंड्स, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ये नाउन फ्रेज पूरी सब्जेक्ट का काम कर रही है। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, ये जिरंड है, वर्बल नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू क्रॉस दिस रिवर, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज पूरा ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी अमंग द पुअर, ये जिरेंडियल फ्रेज है, पूरी सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज ये सब्जेक्ट का काम कर सकते, भी जिरंड या जिरेंडियल फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। अब आपको एक्सरसाइज दी है मैंने, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जोड़ के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। ये ना आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और ये प्रेडिकेट है, जो भी मीनिंगफुल जिसके साथ मैच करेगा वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा।
तो इस तरह से आप इनको सब्जेक्ट्स को प्रेडिकेट्स के साथ जोड़ सकते हो और सेंटेंस को बना सकते हो। तो कम से कम आपको ये पता लगा कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट में वर्ब फ्रेज ज़रूरी होती है, वर्ब उसके साथ जुड़ा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस? सेंटेंस के दो मेन एलिमेंट होते हैं, मुख्य एलिमेंट होते हैं, आवश्यक एसेंशियल ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज द पर्सन और ए थिंग अबाउट होम और विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ए काउ सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या कहा गया? गिव्स अस मिल्क, ये इसका प्रेडिकेट है, इसमें वर्ब ये है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल कौन है? गोल्ड। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और द थिंग इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he has something to tell you. In the above sentence, the subject is he and the predicate is has something to tell you. सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचता है वो प्रेडिकेट होता है। She has left the house just now. She सब्जेक्ट है, has left the house just now ये प्रेडिकेट है। और VP verb phrase is always included in the predicate. वर्ब फ्रेज प्रेडिकेट में ही होती है। हैज़ इसमें वर्ब फ्रेज है, सिंगल वर्ब है। ज़रूरी नहीं है कि वर्ब एक ही शब्द का होता है, 5 शब्दों तक का वर्ब हो सकता है। और इट्स नॉट नेसेसरी दैट द सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज द डूअर ऑफ ए एक्शन। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एक्शन होता है। डूअर ऑफ एक्शन मीन्स काम को करने वाला। इन द सेंटेंस ही हैज़ समथिंग टू टेल यू, द सब्जेक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। इस वाक्य में ही हैज समथिंग टू टेल यू, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है। द स्पीकर इज जस्ट टेलिंग दैट ही कीप्स आर पोजेसेस समथिंग, कि उसके पास कुछ है। ही इज सैड, इस सेंटेंस में देखिए द सब्जेक्ट इज अगेन नॉट द डूअर ऑफ एक्शन। यहाँ पे भी सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, वो क्या है? सैड है। सब्जेक्ट सैड है, तो यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। लेट्स हैव सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फ्रॉम पेज नंबर 223। अब 223 पेज पे कुछ सेंटेंसेस देखिए। दैट द अर्थ इज राउंड इज a known fact. What I need is a temporary break from work. In the above sentences, clauses are functioning as subject. इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो क्लोजेज हैं, एक ये और दूसरी क्लोज ये है, व्हाट आई नीड इज ए टेम्परेरी ब्रेक। व्हाट आई नीड यहाँ तक है सब्जेक्ट, व्हाट आई नीड इज द क्लोज हियर। बाकी ये पूरा प्रेडिकेट है। इज ए टेम्परेरी ब्रेक फ्रॉम वर्क, दिस इज प्रेडिकेट। इज इसमें वर्ब है। व्हाट आई नीड ये क्लोज है, नाउन क्लोज है। दैट द अर्थ इज राउंड ये फुल नाउन क्लोज है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट का काम कर रही थी। नेक्स्ट में देखिए, टू सी इज टू बिलीव। यहाँ इन्फिनेटिव टू सी वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रही है। इन्फिनेटिव इज डूइंग द वर्क ऑफ ए सब्जेक्ट। सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ जिरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। बीइंग द मॉनिटर ऑफ द क्लास इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ बीइंग क्लोज है। बीइंग द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये पूरी बीइंग क्लोज सब्जेक्ट का काम कर रही है। आफ्टर 9 इज माई स्टडी टाइम, यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है, जबकि रियल सब्जेक्ट क्या है? माई स्टडी टाइम। अगर आप इसको उल्टा के लिखो सेंटेंस को तो ये बनेगा माई स्टडी टाइम इज आफ्टर 9। नेक्स्ट, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ये डमी सब्जेक्ट देयर है, तो असली सब्जेक्ट अ बुक है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के अब कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। नाउन फ्रेज के ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो बुक में दिए हैं आपको। एनपी में डिटर्मिनर हो सकता है, फिर नाउन हो सकता है, जैसे द बॉय। द इसका डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का काम करते हैं, आप जानते ही होंगे। और बॉय ये नाउन है, तो 2 शब्दों का ये नाउन फ्रेज बना। नेक्स्ट में एनपी डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है, द डिटर्मिनर हुआ, बॉय नाउन हुआ, और इन द ग्रीन ड्रेस ये पूरी ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुई। द बॉय इन द ग्रीन ड्रेस ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, किसी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। द बॉय इन द ग्रीन ड्रेस इज माई फ्रेंड, आप ऐसा कह सकते हो।
नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है एनपी का, एनपी नाउन फ्रेज प्लस कंजंक्शन फिर नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज हम पूरा एनपी बोलते हैं, परंतु एक वर्ड का भी सिंगल नाउन भी हो सकता है वो इसमें एनपी में। राम एंड ये कंजंक्शन हुआ शाम, दो नाउन्स को जोड़ के एंड के साथ ये एनपी बन गया, जिसकी कंस्ट्रक्शन ये स्ट्रक्चर ये हुई एनपी प्लस कंजंक्शन प्लस एनपी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज। तो अब इसमें एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं। डिटर्मिनर द आ गया, टॉल एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिवल फ्रेज कह लो इसको। एक वर्ड है तो एडजेक्टिव कह सकते हैं, अदरवाइज पूरा ही एडजेक्टिवल फ्रेज में माना जाएगा। प्लस नाउन बॉय आ गया और प्रपोजिशनल फ्रेज इन द ग्रीन ड्रेस, पूरा बना द टॉल बॉय इन द ग्रीन ड्रेस इज मोहन्स ब्रदर, पूरा सेंटेंस बोलना हो तो ये हुआ नाउन फ्रेज के बारे में। और अब ये 222 पेज के एंड में आपको ये दिए हुए हैं, तो अब मैंने लास्ट में लिए मेजर सिंटैक्टिक क्या होता है, रिलेटेड टू ग्रामेटिकल अरेंजमेंट इन ए सेंटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं दैट हेल्प इन फॉर्मिंग सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को हेल्प करने में जो ग्रुप्स होते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप होते हैं, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में वो काम करते हैं। जैसे नाउन फ्रेज होगी, ये भी सेंटेंस बनाने के काम आती है, वो फ्रेज सेंटेंस में होती है। और कई बार आपको एडजेक्टिवल फ्रेज की भी ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने के लिए, एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, किसी एडजंक्ट की एडिशनल अटैचमेंट आप यूज़ करते हो, प्रपोजिशनल फ्रेज की भी ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस की। तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं दैट मेक ए होल सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस बनाते हैं। किसी में कुछ कई बार ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट इकट्ठे आते हों, कई बार सेंटेंस दो ही एलिमेंट से बना सकते हैं आप। नाउन फ्रेज प्लस वीपी, एनपी प्लस वीपी से सेंटेंस हो सकता है। तो इस तरह से ये 223 पेज पे ग्रामर यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। आगे जो भी ग्रामर होगी और जो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी, मैं इसी सीक्वेंस में कराता जाऊँगा आप सबको, ताकि आप एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करते जाओ। थर्ड वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।